अभी महाविकास आघाड़ी के दौर में जो कुछ उपचुनाव हुए हैं जिसमें अंधेरी था, कोल्हापुर था, पूना का था, सब जगह भाजपा का सफाया हुआ। तो एक बात साफ है कि भाजपा लोकसभा से पहले किसी चुनाव का सामना नहीं करती। वी आर पॉइंटिंग फिंगर्स एट द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली। राफेल डील, द अडानी एपिसोड, व्हाट मिस्टर केजरीवाल हैज डायरेक्टली accused the prime minister in his assembly. The finger is pointing at prime minister directly, not just his mere minions or small ministers. There are plenty of ministers. People are accused of murder. People are accused for so many serious criminals. There are hundreds of things. But who will prosecute them? Ultimately, BJP will have to prosecute them. BJP is not prosecuting their own. When people wanted to defeat Mrs. Indira Gandhi, there was no leader. There was no face. And that time also people said कि ये तो बाद में झगड़े करके टूट जाएगा और all that. We said that. We were in the Congress party then. But people voted Indira Gandhi out. आज भी काफी भारी मात्रा में विधायक गए, 2/3 से ज्यादा गए हैं। लेकिन क्या वोटर्स गए, क्या मतदाता गए हैं, क्या लोग गए हैं, क्या मैं नहीं मानता कि लोगों के दिमाग में बहुत गुस्सा है इस गद्दारी के कारण, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता किसी इस गद्दारी का कभी स्वागत नहीं करती। मैं मुख्यमंत्री था, मैंने कुछ जांचें बिठाई थी, विशेषकर 2 मुद्दे, सिंचन घोटाला और कोऑपरेटिव कॉर्न घोटाला। उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हीं फिगर्स को कोट करके किया। हमने उस घोटाले की जांच कराई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जानते हुए भी ये घोटाले हुए हैं, उनको अपने पक्ष में लेके, उनको अपने दल में लेके उनका स्वागत कर उनको बड़े बड़े पद दे रहे हैं। ये फर्क है कांग्रेस में नरेंद्र मोदी। अगर समय पे बीएमसी इलेक्शंस होते तय समय पे तो कौन जीतता? देखिए, उसके लिए तो बिल्कुल साफ बात है कि 4 लोकसभा उपचुनाव होने थे, 3 सांसद गुजर गए थे, पूना, चंद्रपुर, शायद अंबाला, और एक में कोई डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था। चुनाव आयोग ने चुनाव नहीं कराए, जबकि कानूनी तौर पर कराना बाध्य था। 1 साल पहले जगह रिक्त हुई थी, उपचुनाव होना चाहिए था, लेकिन नहीं कराए गए। अब चुनाव आयोग शायद कोई तर्क देगा तो पता नहीं, या कोई अभी तो कुछ तक मैंने अगर इलेक्शन हो भी जाते तो कौन जीते? नहीं, तो मैं लोकसभा की बात करूं। उसके बाद महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की चुनाव थी, बड़ी 16-17 बहुत अहम कॉर्पोरेशन, इंक्लूडिंग द बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, व्हिच इज अ वेरी लार्ज कॉर्पोरेशन लाइक ए स्टेट। पूना है, नागपुर है, 1.5-2 साल से प्रलंबित है। महाराष्ट्र के सारे ग्रामीण इलाकों में जिला परिषद के चुनाव होने बाकी है, नहीं हुए, जबकि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने कहा है कि स्थानिक इकाइयों के चुनाव लोकसभा, विधानसभा जैसे हर 5 साल तक होना अनिवार्य है। क्यों नहीं हुए? क्योंकि भाजपा इन चुनावों का सामना नहीं कर सकती, उनको कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं चाहिए लोकसभा से पहले। अभी महाविकास आघाड़ी के दौर में जो कुछ उपचुनाव हुए हैं जिसमें अंधेरी था, कोल्हापुर था, और कोई पूना का था, कस्बा पेट का, सब जगह भाजपा का सफाया हुआ। और जो काउंसिल के चुनाव, उसमें भाजपा हार गई, जो पहले कभी नहीं हारती थी। तो एक बात साफ है कि भाजपा लोकसभा से पहले किसी चुनाव का सामना नहीं कर पाती। तो आपका जो सवाल था कि बीएमसी के चुनाव आज होते तो क्या होता, साफ है भाजपा का सफाया हो जाता, और ये रिस्क भाजपा नहीं लेना चाहती थी। वो अब इनडायरेक्टली बीएमसी को रूल कर रही है। लेकिन अगर ये इलेक्शंस नहीं होते हैं तो ये असंवैधानिक नहीं है? देखिए, एक बात नहीं, कई सारी असंवैधानिक बातें हो रही है, और नरेंद्र मोदी जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट चल रही है, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, जिस तरह से कई सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं काम कर रही है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें संविधान, अब जनतंत्र के बारे में खतरा लग रहा है कि क्या जनसंघ चलेगा कि नहीं। बहुत सारी असंवैधानिक बातें हो रही है, लेकिन उसका सबका मकसद एक ही है, सत्ता में बने रहना। तो अगर कोई घटना घटी है जिससे कि भाजपा का नुकसान हो सकता है, मोदी जी का निजी नुकसान हो सकता है, तो वो नहीं होगी। चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो संविधान में लिखी हो, उसको सबको अलग रखा जाएगा, और मोदी जी चाहते हैं वही होगा, और किसी भी कीमत पे सत्ता में बने रहने की अटकलें चल रही है। चलो, मैं और एक बात बोलती हूँ कि महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के आरोप में बहुत से बाकी सारे दलों के नेता जेल जा चुके हैं, या उनके ऊपर आरोप लगे हैं, ईडी, सीबीआई सब कुछ हो चुका है। बीजेपी का कोई भी नेता इनके कटघरे में नहीं आया है, या कोई जेल नहीं गया। तो मुझे आप क्या लगता है कि वो बहुत ईमानदार है या कहीं पक्षपात हुआ है? ये तो इतना साफ इसका उत्तर होगा कि मतलब इसको क्या कहूं। देखिए, ये कौन करा रहा है? मोदी जी करा रहे। पिछले 10 साल में ये जो सब कानूनी जांच हो रही है, वो मोदी जी की ईडी, मोदी जी की सीबीआई, मोदी जी की इनकम टैक्स करा रही है, और वो इस तरह से इन एजेंसी का उपयोग कर रहे हैं कि जिससे सिर्फ विपक्ष को कमजोर किया जाए, विपक्ष को तोड़ा जाए, विपक्ष की
ये इसका ये भी नेताओं को- अर्थ हो सकता है कि यूपीए ने जो गलती की थी अपने नेताओं को जेल भेज के, देखिए, उस गलती को ये नहीं दोहराना नहीं, चाहता। मैं नहीं समझता कि गलती की। अगर देश में अगर हम कानून का राज्य है मानते हैं, रूल ऑफ लॉ मानते हैं, तो किसी ने भी कानून तोड़ा है तो उसे कानूनी सजा होनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी संविधान लाने में काफी बड़ी जिम्मेदारी थी। कांग्रेस पार्टी की देश को आजाद कराने में बड़ी जिम्मेदारी थी। तो कोई अगर कांग्रेस पार्टी के हित में कोई कानून तोड़ता है और उसको प्रोटेक्शन देना, ये कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। शायद गलतियां कुछ हुई होगी, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर अपने आदमी में अपने भी किसी नेता ने कोई गलती की है, जैसे महाराष्ट्र में कई बार हुआ कि 3-4 मुख्यमंत्रियों ने कुछ गलती की, उनको अपना पद छोड़ना पड़ा था। मैं पूरा इतिहास जी, सब जी, जानती हैं। दिल्ली में मैं जब केंद्रीय मंत्रिमंडल था, कई बातें हुई जब किसी पे आरोप सिर्फ लगे थे, कोई मतलब प्रूफ नहीं हुआ था या मुकदमा नहीं चला था, फिर भी आरोप होते हुए विशेषकर सोनिया जी बहुत ही गंभीरता से उसे नैतिकता के आधार पर लोगों को हटाती थी। कई मंत्रियों को अपना दल छोड़ना पड़ा था, कई को जेल भी जाना पड़ा। अब अगर आप सोचती कांग्रेस ने गलती की तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर I just want to ask one thing, like very strongly, if BJP can show 10 corrupt netas in Congress, NCP here and there, why these political parties are failing to show some of the corrupts in the party? Do you think BJP has no corrupt neta? No, देखिए, we are pointing fingers at the Prime Minister directly. Rafael deal, the Adani episode, what Mr. Kejriwal has directly accused the Prime Minister in his assembly. The finger is pointing at Prime Minister directly, not just his mere minions or small ministers. There are plenty of ministers. People are accused of murder. People are accused for so many serious criminals. The nexus with Ramdev Baba's matters and all that. There are hundreds of things. But who will prosecute them? Ultimately, BJP will have to prosecute them. BJP is not prosecuting their own people. Instead, even in spite of showing fingers at Prime Minister Narendra Modi, nothing is happening, and no one is making that strong noise collectively so that the moral responsibility should be taken by ultimately the work of the investigative agency has to be done by them. Yes. We cannot, a political party cannot substitute CBI or cannot substitute ED or income tax. But they can go to court, no? No, they have, our going to court, ultimately who's going to prosecute? Who's going to investigate? They're the very agencies which will investigate ultimately whatever we allege. So I think it's very clear that Narendra Modi ji and BJP are utilizing the central agencies only to break the opposition parties and to strengthen BJP. And there are no qualms about whether they're getting corrupt people into their party, like what happened in Maharashtra. At power at any cost is their mantra. Do you regret being in alliance with this corrupt party earlier? No, I think party is not corrupt. There are certain netas could be corrupt. अब नेता अगर गलत कर रहे तो हमने, जब मैं मुख्यमंत्री था, मैंने कुछ जांचें बिठाई थी, मैंने कुछ जिसका मुझे पर्सनली खामियाजा भुगतना पड़ा, कांग्रेस पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। हमने महाराष्ट्र की जनता के हित में कुछ निर्णय लिए थे, जिसका कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब प्रधानमंत्री ने 10 साल बाद, करीब 15 साल बाद, ये घटनाएं 2011-12 की समय की ही, विशेषकर 2 बदले सिंचन घोटाला और कोऑपरेटिव घोटाला, उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12, 13, 14 साल के बाद उन्हीं फिगर्स को कोट करके किया कि 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला हुआ है। लेकिन फर्क क्या है, हमने उस घोटाले की जांच कराई थी, उसके बाद शायद कुछ मुकदमे चले थे, कई लोगों के खिलाफ जांच हो रही है, अब कोर्ट में मामले दाखिल है, लेकिन नरेंद्र मोदी जानते हुए भी ये घोटाले हुए हैं, उनको अपने पक्ष में लेके, उनको अपने दल में लेके उनका स्वागत कर उनको बड़े बड़े पद दे रहे हैं। ये फर्क है कांग्रेस पर नरेंद्र मोदी। अभी मुझे ये पूछना था कि जो हाल ही का डिस्क्वालिफिकेशन मुद्दा है वो डिले हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाने के बाद भी उसके ऊपर एक कुछ कलेक्टिव डिसीजन नहीं आया है, तो नार्वेकर जी के ये रवैये को आप कैसे देखते हैं? देखिए, नार्वेकर जी के व्यक्तिगत से मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। वो एक संवैधानिक पद पे विराजमान व्यक्ति बैठे हैं, मैं उस पद की बात करूंगा। मेरा निजी मामला है कि जो दल बदल कानून में अरुण जेटली जी ने अटल बिहारी जी के सरकार के चलते 2003 में जो संशोधन किया था 1985 के राजीव गांधी के कानून में, वो संशोधन बहुत ही गलत हुआ था। उस संशोधन में कोई भी दल बदल नहीं रुका है, बल्कि दल बदल को बढ़ावा मिला है, और उस दल बदल कानून को पूरी तरह से निरस्त करना चाहिए, उसको स्क्रैप करना चाहिए। इट शुड बी थ्रोन इन द डस्टबिन बास्केट इन टोटो। This is my view, and we should enact a very simple anti-defecation law in its place, which is that
the party which has fielded you in the original election, if you leave that party, then you have to resign your position. बिल्कुल सिंपल, ऐसे कुछ बन सकता है, मैं मानता हूँ। इस कानून में दोष क्या है? इस कानून में जब दल बदल होता है, उसका फैसला कौन करता है? एक ट्राइब्यूनल करता है, जिसपे विधानसभा के अध्यक्ष उस ट्राइब्यूनल का रूप लेते हैं और वो निर्णय करते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष एक पॉलिटिकल पार्टी के विधायक होते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी को लॉयल होते हैं, क्योंकि उनको फिर चुनाव लड़ना होता है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने दल के खिलाफ कोई फैसला दे? तो अब इस पे फैसला होगा ऐसा आपको लगता है? देखिए, उस कुर्सी पे बैठा हुआ जो भी व्यक्ति है, वो अपने दल के हित के खिलाफ फैसला करेगा, ऐसे मैं नहीं मानता। अब फैसला अगर होता है तो वो एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ ही जाएगा, क्योंकि इतने भारी तथ्य है। पक्षांतर तो दल बदल तो हुआ है जी। अब स्पीकर साहब क्या कर सकते हैं? डिले कर सकते हैं। अब डिले करना मतलब एक तरह से न्याय ना करना, यानी कि उनको मदद करने वाली बात है। वो जीत तो नहीं सकते, किसी हालत में उनकी सदस्यता नहीं बच सकती, क्योंकि दल बदल कानून तो तोड़ा है उन्होंने। लेकिन उनको प्रोटेक्शन मिल सकता है क्या? हाँ, मिल सकता है। अगर आप कानून का फैसला ही ना दे, अगर केस को डिले करते जाए, तो उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। वो आज हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है। मुझे बहुत दुख होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे एक भारी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को सिर्फ स्ट्रक्चर के सिवा कुछ नहीं कर सकते। मेरी गुजारिश रहेगी आपके शो के माध्यम से कि वो भारत सरकार को बताए कि इस दल बदल कानून को पूरी तरह से निरस्त करें, उसके जगह सिंपल कानून लाएं, क्योंकि इस कानून के चलते हमें कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। तो आपको क्या लगता है, ये जो मैं पुनः एनआर ट्वीट चल रहा है, वो उसको देखते हुए आपको लग रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन होगा और सरकार में कुछ फेरबदल होंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र एक लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही अहम राज्य है, जहां बीजेपी को लगता है कि शायद उनकी संख्या बढ़ सकती है अगर कुछ अटकलें की जाए। तो इसकी कोशिश हो रही है। 48 सीटें हैं, दूसरे नंबर का राज्य है, और बीजेपी की 23 सीट्स थी। क्या बढ़ेंगी, कम होंगी? अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार, ओरिजिनल सरकार जो 2019 में गठित हुई थी, उसके चलते हम आगे बढ़ते तो भाजपा की शायद ही 10 सीटें क्रॉस होती। बहुत बड़ा नुकसान होता। तो ये करना तो था ही उन्हें। उनको बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ गई और उनको सफलता मिली और सरकार तोड़ी है। आज भी विधायक तो गए हैं, काफी भारी मात्रा में विधायक गए, 2/3 से ज्यादा गए हैं। लेकिन क्या वोटर्स गए? क्या मतदाता गए हैं? क्या लोग गए हैं? क्या मैं नहीं मानता कि लोगों के दिमाग में बहुत गुस्सा है इस गद्दारी के कारण, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता किसी इस गद्दारी का कभी स्वागत नहीं करेगी। महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसी कुछ घटनाएं घटी थी कि हमारे कुछ इतिहास में कुछ लोगों ने ऐसी गद्दारी करके अपने राजा को दुश्मनों के हाथ दिला दिया था, तो लोग कभी माफ नहीं करते। तो इनको भी कभी माफ नहीं करेंगे। इसीलिए भाजपा की हिम्मत नहीं है। They dare not hold any election in Maharashtra. Okay, because they knew what is the repercussion. They know what will happen. I want to ask you one more very crucial question is that कि जो अभी कांग्रेस में इंटरनल क्लैशेस है, सब बढ़ चुके हैं। किसी को लीडरशिप पसंद नहीं है, तो किसी को कुछ बनना था तो बन नहीं पाए। तो ये इंटरनल अशांति की वजह से जो आने वाले चुनाव में क्या एक यूनिटी देखी जा सकती है? देखिए, यूनिटी होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत ज्यादा, जैसे आपने वर्णन किया कि बहुत ज्यादा टकराव है, बहुत ज्यादा। देखिए, महत्वाकांक्षा तो हर एक की होती है। हर एक कोई जब चाहता है कि मैं पॉलिटिकल करियर में आगे बढ़ूं और सोचता है कि मैं दूसरे आदमी से अच्छा नेता हूं, मैं कर सकता हूं। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। इस तरह की बातें चलती है जो कि एक जीवंत होने का एक लक्षण है, मैं मानता हूँ। We are a living party. We are not a party run dictatorially like RSS is, or even like BJP is run. Whatever Mr. Modi wants and thinks, nobody dare does anything. आपने कल जिक्र किया कुछ ट्वीट का कि भी पुनः एनआर मैं वापस आने वाला हूँ, ट्वीट किया। जब सोशल मीडिया पे जरा बातचीत हुई, एकदम ट्वीट को हटाना पड़ा, या शायद उनको दिल्ली से डांट पड़ी होगी। तो ये अलग तरीके से भाजपा चलती है। कांग्रेस में थोड़ी सी ज्यादा डेमोक्रेसी है। आप ये मानते हो कांग्रेस में लीडरशिप क्राइसिस है? नहीं, लीडरशिप क्राइसिस नहीं है। देखिए, हमें तब तो दिल्ली के लेवल पे देखा जाए तो हमने एक चुना हुआ अध्यक्ष हमने चुना है। गांधी परिवार का बहुत अहम महत्व है। हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल जी हो या सोनिया जी है, जिन्होंने 2004 में हमें जीत दिलाई थी, उनका एक अहम स्थान कांग्रेस पार्टी में। अब राज्यों में एक स्पर्धा है जरूर।
राजस्थान में देखिए तो कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में कुछ उम्मीदवार थे, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में इन मसलों को सुलझाने का एक तरीका है। महाराष्ट्र में ये अगर आपने बात की तो कई नेता है, सक्षम नेता है, हमारे बड़ा राज्य होने के कारण विभागीय नेता है, एक एक विभाग से वो पावरफुल लीडर्स, लोकल लीडर्स हैं। तो राज्य का नेता कौन बनेगा इसकी सवाल होता है। जो जिन्होंने पहले मुख्यमंत्री पद संभाला है उनका एक पूरे राज्य में एक पहचान होती है, औरों की शायद नहीं होती, उनकी स्थानिक रहती है पहचान। तो ये सब ठीक है, लेकिन एक बार पार्टी चुनाव लड़ेगी और पार्टी के डिसिप्लिन में सब चुनाव लड़ेंगे तो ये सब बातें अपनी जगह रह जाएंगी। 2024 में कहाँ देखते हैं आप कांग्रेस को महाराष्ट्र में? और देखिए, पहले तो लोकसभा का चुनाव है। मैं हमेशा बताता हूँ कि पहले हमको लोकसभा की जो बाधा है उसको पार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोकसभा में अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है हमारे लिए, अगर नरेंद्र मोदी जी फिर से चुनाव जीतते हैं और फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो शायद फिर महाराष्ट्र के चुनाव को कोई सवाल नहीं उठेगा। मैं नहीं समझता कि देश में कोई जनतंत्र कायम रहेगा। कम से कम जिस जनतंत्र को हम 75 साल से चला रहे हैं उस तरह का जनतंत्र तो नहीं रहेगा। शायद दिखावा जरूर होगा, शायद वोट डाले जाएंगे, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी में 99.9% वोट एक नेता को मिलते हैं, वैसे चुनाव हो सकते हैं, वैसे हो। लेकिन इसलिए हमें ये 2024 का चुनाव जीतना बहुत ही जरूरी है अगर हमको इस देश की डेमोक्रेसी बचानी है। तो इंडिया अलायंस कितना ला सकती है, क्या कर सकती है? देखिए, सिंपल बात है कि 2014 और 19 के चुनाव के आंकड़े देखे तो भाजपा को मात्र 31% 14 में और 37% 19 में वोट मिले थे। यानी कि करीब करीब 60-65% लोगों ने नरेंद्र मोदी को हराने के लिए वोट दिया था। लेकिन वो वोट इतनी जगह बिखर गया कि आज लोकसभा में 38 अलग अलग दलों के सांसद बैठे हैं। इंडिया का मकसद ये है कि ये विपक्ष के वोटों का बिखराव ना हो, हमारे वोट स्प्लिट ना हो और बीजेपी के एक प्रत्याशी के खिलाफ कांग्रेस का एक कैंडिडेट मुकाबला करे, ताकि हमारे सारे जो एंटी मोदी वोट है, एंटी बीजेपी वोट है, वो सब एक जगह आए। अगर ये 60% कंसोलिडेट वोट अगर आप लोगों तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा, तो कोई दो राय नहीं है। और मोदी जी चाहेंगे कि ऐसा ना हो और इसलिए उनकी पूरी कोशिश चल रही है कि हर एक राज्य में छोटे दल मोदी जी का खिलाफ खड़े रहे, ऐसे दिखाएं कि मोदी जी को हराने के लिए उतरे हैं और फिर वो विपक्ष के वोटों का बंटवारा करें। जैसे मैं उदाहरण दूंगा 2019 के चुनाव का, महाराष्ट्र में वंचित आघाड़ी करके दलित मुस्लिम एक कॉम्बिनेशन बना था, प्रकाश अंबेडकर जी ने लीड किया था। उनमें से सीटें तो नहीं जीत पाए, वो एक MIM की एक सीट जीती, वो अपने बलबूते पर भी जीते, लेकिन वंचित कोई सीटें तो नहीं जीत पाई। लेकिन 9 जगह में उन्होंने भाजपा को जिताने में मदद की, वोट्स तोड़ के, जिसमें सुशील कुमार शिंदे जी हमारे हार गए, अशोक चौहान जी पराभूत हुए, हमारे कई दिग्गज नेता हारे, उनकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन वंचित आघाड़ी ने वोट का बंटवारा किया, वही प्लान नरेंद्र मोदी जी फिर से महाराष्ट्र में दोहराने की कोशिश। तो उसको काउंटर करने के लिए आपकी क्या राय है? हमारी बातचीत चल रही है कि भाई आप मत कर, लोगों के पास जा रहे हैं, हम कहेंगे कि अगर कोई मोदी जी के खिलाफ और कोई दल खड़ा होता है कांग्रेस के, मतलब इंडिया अलायंस के अलावा, तो वो वोट कटुआ पार्टी है और वो बीजेपी को मदद कर रही है इनडायरेक्टली। उसके लिए बीजेपी रिसोर्सेस उपलब्ध करा देगी, उसको मदद जिस तरह की चाहिए। फाइनेंशियली कहीं कांग्रेस वीक है? देखिए, पिछले 10 साल में मोदी जी सत्ता में है और जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, कई घोटालों के नाम हमने बताए, राफेल हो या उसके बाद वाले हो, जिस तरह से सरकारी कंपनियां, सरकारी इकाइयां बेची जा रही है और वो अदानी जी खरीद रहे हैं, कई सारे मुद्दे हैं। जिस तरह से बैंकों के कर्जे माफ किए जा रहे हैं, बैंकों के कर्जे डुबाकर लोग विदेश भाग रहे हैं, उनको भाग दिया जा रहा है, कई सारे मुद्दे हैं। तो पैसे में तो जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो फ्रॉड स्कीम लाए थे बीजेपी वाले, जिससे सारे पैसे सिर्फ बीजेपी को मिल रहे हैं, और जिस तरह का डर का माहौल पैदा किया है मीडिया में, इंडस्ट्री में, कि अगर आप किसी विपक्ष को कोई भी मदद करोगे तो याद रखिए कि हमारे साथ आपको निपटना पड़ेगा। तो फाइनेंसेस में तो बहुत ही फर्क है। लेकिन ये चुनाव सिर्फ पैसे पे नहीं जीता जाएगा, पर लोगों के जो दिल में आक्रोश आज है, युवाओं के बीच में जो आक्रोश है, उस पे चुनाव लड़ा जाएगा। अब एक और जरूर बात कही जाएगी कि हमारे पास तो मोदी है, आपके पास कौन है। तो विपक्ष के गठबंधन को, जो इंडिया गठबंधन है, उसे बाध्य किया जाएगा कि आप अपना कोई फेस आगे लाइए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे राहुल जी ने कहा है कि हम नहीं, पहले हमारा मकसद है बीजेपी को हराना और देश के जनतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, समझो इंडिया जीत भी लेती है तो आपको नहीं लगता उसमें झगड़े होंगे? कि झगड़े नहीं, देखिए अल्टीमेटली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मकसद ही वो है कि पहले हम चुनाव लड़ते हैं, 2 पार्टियां चुनाव लड़ती है, 4 पार्टी चुनाव लड़ती है, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उस पार्टी का या उस गठबंधन का प्रधानमंत्री बनता है। ये चुनाव के बाद ही तय होता है। कई बार हम एक फेस प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे
से मोदी जी का फेस प्रोजेक्ट हुआ है क्योंकि वो सत्ता में है, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो स्वरूप है उसमें दो दलों के बीच में चुनाव होता है, नहीं, दो बट मैं व्यक्तियों आपको के एक बीच। कह रही हूँ कि आज अभी जो ये नैरेटिव चेंज हुआ है 2013 से, आपको नहीं लगता कोई एक स्ट्रॉन्ग फेस एक एनडीए को भी देना चाहिए? देखिए, क्योंकि अभी भी लोग इसी मुगालतों में हैं कि मोदी नहीं तो कौन। यही तो देखिए, मोदी जी ने इस हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बदल दिया है। मतलब कानूनी तौर से नहीं बदला, लेकिन एक माहौल पैदा किया माहौल है पैदा। कि भाई दो व्यक्तियों की लड़ाई होगी, ना कि दो विचारधाराओं के दो दलों की। जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो दलों की, दो विचारधाराओं की लड़ाई होकर एक विचारधारा जीती है, उसका कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। अब यूएस प्रेसिडेंट सिस्टम में दो व्यक्ति लड़ते हैं चुनाव, उन पार्टियों के जो दो नेता होते हैं वो लड़ते हैं। तो मोदी जी अपने फायदे के लिए भारत की जो संसदीय जनतंत्र हमारा है उसे यूएस प्रेसिडेंशियल टाइप इलेक्शन में तब्दीली Let us करना चाहते accept हैं। it, but still, do you have a face? नहीं, देखो, we don't want to get into that trap. अच्छा। We are telling you कि that is a fight between two ideologies, two political parties. But you need to understand, people are not voting for No, BJP. I think People are voting this for has Modi. happened before in 1977, and people wanted to defeat Mrs. Indira Gandhi. There was no leader, there was no face, and that time also people said कि ये सब बाद में झगड़े करके टूट जाएगा, or all that. We said that we were in the Congress party then, but people voted Indira Gandhi out. People defeated Indira Gandhi herself. So it is possible that two parties. The era is not changed. Doesn't matter, but democracy is same. We can always create that narrative that look, it's not a election about making A or B the prime minister. It is about defeating an ideology which is destroying the country. If you are able to sell that narrative, which is not easy, as I agree with you, that we have to, people are used to seeing a face. But in state elections, we've seen many times, we don't project a face. We say the MLAs will elect after the election. Similarly, we need to emphasize again, like in 1997, that we will not fall into the trap of trying to project a leader and try to fight even before the elections begin. But we'll first defeat BJP, we'll first defeat Mr. Modi, we'll try to save democracy, save the constitution, and when we win the election, we'll just sit amongst ourselves and elect a leader. And they elect a leader. So I can say you should try your luck this time. And अंत में मैं यही कहूंगी कि बहुत अच्छी बातें हुई हैं और बहुत क्लियर नैरेटिव्स थी, और 2024 में आने वाले इलेक्शंस बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि एक आइडियोलॉजी जो है वो अभी बहुत वायरल हो चुकी है और दूसरी आइडियोलॉजी जो हमारे भारत के गणतंत्र में पहले से बसी हुई है। अब इन दोनों के द्वंद्व में कौन जीतता है ये तो समय तय करेगा, लेकिन आपसे जो बातचीत हुई है उससे मुझे ऐसा लगता है कि जनता को बहुत कुछ एनालाइज करने के लिए, रीजनिंग करने के लिए आपने जगह छोड़ दी है, and that's actually the quality of democratic leader. And thanks a lot for Thank you for talking to me. Thank you.